हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इस वीडियो से हम लोग अपने न्यू लेसन को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, आप लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं पर ध्यान दीजिए, उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में सोचिए। जैसे दूध से दही का बनना, कोयले का जलना, भोजन का पकना, लोहे की कील पर जंग लगना। तो बच्चों, हमारे क्या होता है कि डेली लाइफ में कुछ कुछ जो हैं वो परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ कुछ घटनाएं जो हैं वो हमको परिवर्तन हो हम उसमें परिवर्तन देखते हैं। जैसे कि अगर आप घर ही में जाते हैं किचन में, तो भोजन का पकने में देखते हैं, उसमें भी परिवर्तन हमको दिखता है, कच्चा भोजन और पके हुए भोजन में। इसी तरीके से दूध से जब दही बनता है तो उसमें भी परिवर्तन होता है। कोयला पहले काला होता है और जलने के बाद देखिए उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे लोहा है तो लोहे की कील पर जंग लग गया, तो उसके बाद जो लोहे की कील थी उसमें भी परिवर्तन हुआ। तो आपने देखा कि ऊपर दी गई सभी घटनाओं में परिवर्तन के बाद वस्तु की प्रकृति की पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। यानी कि जो वस्तुएं रहती हैं, जैसे मान लीजिए कागज़ है बच्चों, ठीक है ना। कागज़ को आप लीजिए और वो उसको जब आप कागज़ को जला देते हैं या तो जलने के बाद वो क्या होता है, उसमें एकदम ही उसका रूप बदल जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मतलब कि कुछ कुछ घटनाएं हैं, उनके परिवर्तन के बाद क्या होता है, वस्तु की प्रकृति भी बदल जाती है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में इससे पहले की क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम ये कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तभी ना हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं, यानी एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेतमाल पेपर से रगड़कर साफ कर लीजिए। यानी कि एक हमको क्या लेना है, 2 सेंटीमीटर के लंबे क्या लेना है, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन लेना है बच्चों, और उसको क्या करना है, रगड़कर साफ कर लेना है, ठीक है ना। इसे चिमटी से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर की सहायता से जलाइए। अब इसमें तो जो रिबन है इसको क्या करना है, इसमें तो काफ़ी बार दिया गया लंबा सा, लेकिन हमको यहाँ पर 2 ही सेंटीमीटर, हम 20 सेंटीमीटर से मान लीजिए कि लगभग 20 सेंटीमीटर मैग्नीशियम का रिबन ले लिए और उसको रगड़कर रेतमाल पेपर से साफ़ कर लीजिए, ताकि उस पर जो पहले से क्रिया हुई हो, जंग वगैरह कुछ भी डस्ट हो, वो सब क्या हो, वो उसमें से साफ़ हो जाए। इस चिमटी से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर की सहायता से देखिए इसको जलाना है, किसको, मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है ना। अब बनी राख को कांच के ग्लास में इकट्ठा करिए। अब एक कांच का ग्लास ले लीजिए, उसमें जलने के बाद जो राख है उसको इसमें क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक। इस राख को जल में घोलकर लिटमस पेपर का परीक्षण करनी है। अब इस राख को क्या करना है, हमें जल में उसको घोलना है, और लिटमस पेपर जिसको हम जान रहे हैं, जो हमको क्या बताता है, लिटमस पेपर पदार्थ की प्रकृति, यानी कि उसका नेचर, ये एसिड है कि बेस है। तो लिटमस पेपर के हेल्प से हम ये पता लगा लेंगे जो ये राख है ये कैसी मिलेगी, हमकी क्षारीय है कि अम्लीय है, ठीक है ना, यानी एसिडिक है कि बेसिक इन नेचर है। फिर इस क्रियाकलाप को शिक्षक की सहयोग से करिए और अपने आँखों को संभव दूर रखिए। यानी इसको आपको टीचर्स की हेल्प से करना है और अपने आँखों को थोड़ा दूर रखना है। क्या इसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है? अब आप बताइए कि क्या इसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है, या आपने देखा कि चमकदार सफ़ेद रंग की लौ के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। अब इसमें ये भी कि एक क्वेश्चन और ये भी है कि क्या मैग्नीशियम की अवस्था में परिवर्तन हुआ, जब आप मैग्नीशियम का तार लेके आए थे, अब जलने के बाद क्या उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ, और जब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है। तो हमने देखा कि चमकदार सफ़ेद रंग की लौ के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है, यानी मैग्नीशियम जो है वो सफ़ेद लौ के साथ जलता है और ये सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित होता है।
ये किसमें बदल जाता है? सफ़ेद रंग के चूर्ण में। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यानी कि देखिए मैग्नीशियम से जो चूर्ण हमको मिल रहा है वो एक नए पदार्थ के रूप में मिल रहा है। किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अभी ऑक्साइड का चूर्ण कैसे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड का? देखिए वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये पदार्थ बना। अब ये नया पदार्थ कैसे बना? वायु में जो ऑक्सीजन रहती वो और मैग्नीशियम जब आपस में क्रिया करे तो इस नए पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी फिर ये हमारा नया पदार्थ बना, जिसका जलीय विलयन की प्रकृति के कारण, अब इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय प्रकृति के कारण लाल लिटमस नीला हो जाता है। यानी कि जब इसको जल में घोला गया बच्चों, इस चूर्ण को, और उसकी प्रकृति को टेस्ट किया गया लिटमस पेपर के हेल्प से कि कैसा नेचर है, तो वो बेसिक इन नेचर यानी क्षारीय प्रकृति के कारण जो रेड लिटमस था वो टर्न्स टू ब्लू, यानी कि ब्लू कलर में वो ब्लू हो जाता है। तो इतने आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे, यानी कि ये इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये समझा कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो नया पदार्थ बनता है, उनकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है, उनके रंग में भी परिवर्तन होता है, उन और उनके नेचर में भी परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से एक रासायनिक अभिक्रिया से हमने ये जाना कि कोई भी पदार्थ है वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसमें परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी 2 है, ठीक है ना। इसमें क्या करना, दो अलग अलग प्रणाली में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन तैयार करिए। यानी कि हमको सोडियम सल्फेट NaSO4 और BaCl2 का क्या करना है, हमको जलीय विलयन तैयार करना है। अब इस प्रणाली में 10 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेकर उसमें धीरे धीरे अब दूसरी प्रणाली लेनी है जिसमें 10 ml क्या लेना है हमको, सोडियम सल्फेट, और उसमें धीरे धीरे बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाना है। तो यानी सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, तो क्या कोई अवक्षेप प्राप्त हुआ, यानी कि क्या कोई प्रेसिपिटेट बना? तो हाँ बच्चों, इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा और अवक्षेप का रंग वाइट होगा। तो ये हम लोग तो यहाँ पे अभी कर नहीं सकते, लेकिन इसको हम समझ ले सकते हैं कि हाँ इसमें अवक्षेप बनेगा, यानी कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा और उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि वाइट होगा। फिर है कि क्रियाकलाप 3 में एक क्वथन नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, ठीक है ना, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला लीजिए। क्या मिलाना, उसमें हमको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक, यानी क्वथन नली में हमें कुछ दानेदार जिंक लेना है, ये देखिए यहाँ पर दिया है बच्चों, ठीक है ना, इसमें दानेदार जिंक लेना है, ठीक है ना, उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलाना है। क्या जिंक के दानों के आसपास कुछ क्रिया होती दिखाई दे रही है? क्या यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ क्रिया होती दिखाई दे रही है? फिर क्वथन नली को जब स्पर्श कर रहे हैं तो उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये पहले से उसके तापमान में परिवर्तन हुआ, तो क्या हुआ कि पहले से ये ठंडी हो रही है कि पहले से गर्म हो रही है उसको छूने पर। क्वथन नली के पास मुंह पे जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर क्या हुआ, जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर पाप क्या होता है, ये देखना है हमको। फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर दी गई 3 क्रियाकलाप में नए पदार्थ के बनने के साथ साथ निम्नलिखित परिवर्तन प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस ना। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अवस्था में तो परिवर्तन दिखता है, यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन भी दिख रहा है, पदार्थ के रंग में वो परिवर्तन भी होगा। क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न हो रही, तो क्रिया के दौरान H2 गैस उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। तो ये कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस है? हाइड्रोजन गैस बच्चों क्या है, हमारी जलती है और ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। तो जब हम जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं मुंह क्वथन नली के मुंह के पास, तो तेज से पॉप की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक विस्फोटक से पॉप की आवाज़ आती है, तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि ये जो गैस है रिलीज़ होने वाली, ये कौन सी है, हमारी हाइड्रोजन गैस है। क्यों? क्योंकि ये तेज से पॉप की आवाज़ के साथ साउंड करती है और स्वयं जलती है। तो ये क्लियर हुआ। फिर क्या, इस क्रिया में तापमान में परिवर्तन होगा, यानी तापमान इसका बढ़ेगा, प्रणाली छूने पर हमको क्या लगेगा कि प्रणाली गर्म हो गई है, ठीक।
फिर प्रतिदिन हम अपने आसपास बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं जिनमें से ये लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रिया और उनकी सांकेतिक अभिव्यक्ति का अध्ययन करेंगे। देखिए इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं और उनको कैसे सिंबलाइज्ड करते हैं, कैसे लिखते हैं एक सिंबल के तरह, उसको हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। देखिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा बच्चों और मन लगा कर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से आपको समझ में आ सके। और बहुत कम बच्चे होमवर्क को सेंड करते हैं, होमवर्क को सेंड करिए बच्चों ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आप वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हैं। तो बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, एकदम अच्छे से पढ़िए और ध्यान देकर पढ़िए। तो हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप फर्स्ट में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब एक्टिविटी फर्स्ट में हमने देखा कि जब ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है यानी जलता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। वाक्य के रूप में इस रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन बहुत लंबा है। अगर मैं बोलूं कि इसको वाक्य में लिख के दिखाओ तो आप कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर इसको यानी इसे संक्षेप में शब्द समीकरण के रूप में लिखना हो तो सरल है, यानी आप मैग्नीशियम का सिंबल लिख देंगे, ऑक्सीजन का लिख देंगे और किसका लिख देंगे, मैग्नीशियम का लिख देंगे, ऑक्सीजन का लिख देंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि अगर आप बच्चों मैग्नीशियम को शब्द में लिखेंगे तो काफ़ी दिक्कत है, लेकिन अगर आपको बोले कि मैग्नीशियम को सिंबल में लिखो तो आप इसे Mg+O2 क्या बन जाएगा हमारा, MgO, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, MgO। अब तो रिएक्शन इसको हम बैलेंस करना भी सीखेंगे। अब मेरे को तो यहाँ पता है इसलिए मैं इसको इजीली बैलेंस कर देती हूँ। अब आप इसी को सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी होता है, ठीक। तो यानी कि ये आपने सीखा कि इसको आपने सिंपलाइज्ड पे लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार, वही बात यहाँ पे भी है बच्चों कि अगर शब्द के रूप में लिखेंगे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, फिर प्लस करेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जैक्ट एज इसी तरीके से आप इसे लिखेंगे ना शब्द में। फिर ये हमारे जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, यानी जो रिएजेंट हमारे भाग लेते हैं वो क्या अभिकारक हैं। और आफ्टर रिएक्शंस जो हमको मिलता है वो हमारा उत्पाद यानी क्या होता है, प्रोडक्ट। तो इसमें अभिकारक क्या है बच्चों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या हमको दे रहे हैं प्रोडक्ट में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये तो हमारा क्या है बच्चों, इस तरीके से हमने इसको शब्द में लिखा, इन वर्ड्स लिखा। ओके, अब इसको अगर हम सिंबल में लिखेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि इसको कैसे सिंबल में लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना, इन्हें अभिकारक कहते हैं। ये जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन है ऐसे पदार्थ हैं जिनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक। और नए बने हुए पदार्थ को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड या उत्पाद कहते हैं। शाब्दिक समीकरण के रूप में लिखी गई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन और उनके बीच के तार को एरो से दर्शाते हैं। देखिए शाब्दिक समीकरण के रूप में, ये शाब्दिक समीकरण के रूप में है ना, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तन को देखिए एक एरो के थ्रू दिखा रहे हैं ना, यानी कि ये अभिकारक है जो क्या बना रहा है, एरो के थ्रू बता रहे हैं क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एरो के थ्रू इसको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। यानी अभिकारक को तीर के निशान के बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। यानी जो अभिकारक है वो तीर के निशान के किधर होता है, बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में, और उत्पाद जो हमारा होता है यानी प्रोडक्ट वो हमारा राइट साइड यानी दाईं ओर होता है, ठीक है ना। इसलिए समझ लीजिए इसको ऐसे ही लिखा जाता है। और बाकी इसको क्या करते हैं, सिंबल में लिखेंगे। ये प्लस का निशान तो रहेगा, एरो भी रहेगा, रिएजेंट ऐसे ही लिखे जाएंगे यानी लेफ्ट साइड में, और हमारे जो प्रोडक्ट हैं बच्चों वो राइट साइड में लिखे जाएंगे। लेकिन ये शब्द में नहीं होगा, इसको सिंबल के रूप में लिखेंगे। समझ रहे ना, इसको तो आप समझ लीजिएगा आगे। फिर है कि
इन्हें अभिकारक कहते हैं और नए बने हुए पदार्थ को मैग्नीशियम ऑक्साइड को उत्पाद कहते हैं। इतना तो बच्चे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर है शाब्दिक समीकरण के रूप में लिखी गई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन और उनके बीच को तीर के निशान से दर्शाते हैं। ये यही चीज़ है, अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर उत्पाद और दाईं ओर अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक या उत्पाद एक से अधिक होते तो उनके बीच प्लस का योग होता है। अगर ये दो हैं तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी एक और अभिकारक होता तो एक और प्लस लगता है। इसी तरीके से उत्पाद में भी बच्चों, प्रोडक्ट में भी एक से ज़्यादा होते हैं तो उसको प्लस के रूप में दिखाते हैं। ठीक, फिर रासायनिक समीकरण लिखना कैसे लिखते हैं इसको सीखिए। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र लिखकर रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी शब्दों की जगह किसका उपयोग होता है बच्चों? रासायनिक सूत्र का। शब्दों की जगह किसका उपयोग हो रहा है? रासायनिक सूत्र लिखकर रासायनिक समीकरण को और अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। शब्द समीकरण फर्स्ट को इस प्रकार लिखते हैं, Mg+O2 क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए अब यहाँ पर बच्चे हम लोग सीखे कि तीर के निशान के बाईं तथा दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उसकी तुलना करते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने ये सीखा ना कि प्रोडक्ट को किधर लिखते हैं और रिएजेंट को किधर लिखते हैं, यानी अभिकारक को किधर लिखते हैं, अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं और प्रोडक्ट को दाईं ओर लिखते हैं, उत्पाद को। इसको हम लोग सिंबल के थ्रू लिखते हैं और रिएजेंट और प्रोडक्ट के बीच क्या होता है? एक एरोज होता है, जिसके एक एरो होता है बच्चों, जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि ये जो हमारा रिएजेंट है ये से मिलकर उत्पाद बन रहा है, यानी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। फिर इसको सिंबल के रूप में भी लिखे। ये चीज़ें हम लोगों ने सीखा। अब यहाँ पर अब ये है कि तीर के निशान के जब बाईं ओर और दाईं ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या की गिनती भी करते हैं और उसकी तुलना भी करते हैं। यदि दोनों तत्व में परमाणुओं की संख्या समान नहीं तो समीकरण असंतुलित है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो तत्व है उसके परमाणुओं की क्या करते हैं? उसकी संख्या की भी गिनती करते हैं। जैसे यहाँ पर Mg+O2 क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें देखिए, अगर आप खुद ही देखिए तो इसमें क्या है? यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी एक मैग्नीशियम है। ओके, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो ये हमारा समीकरण असंतुलित है। कैसा है बच्चों? असंतुलित है। ठीक, तो इसको भी संतुलित करना हम लोग सीखेंगे, बैलेंस करना। फिर पदार्थ की अविनाशिता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता ना ही विनाश, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना बनते ना नष्ट होते। देखिए, द्रव पदार्थ की अविनाशिता का नियम ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही पदार्थ का विनाश, यानी ना वो खत्म होते ना वो बनते हैं। क्या होते हैं कि अभिक्रिया के दौरान परमाणु ना तो बनेंगे ना तो खत्म होंगे, मतलब कि जितने बनने से पहले होंगे उतने ही बनने के बाद होंगे। तो इसको इसीलिए बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के मैग्नीशियम का एक तत्व का एक परमाणु और ऑक्सीजन तत्व के 2 परमाणु, इधर 3 और यहाँ 2 है, तो यह मतलब इसीलिए इसको बैलेंस करना बच्चों ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि रासायनिक समीकरण में परमाणुओं का जो पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक, अतः कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका द्रव्यमान उत्पाद का, जो अभिक्रिया होने के बाद मिल रहे हैं वो उत्पाद, उनका द्रव्यमान बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसीलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों क्यों आवश्यक है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, इसीलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे संतुलित करते हैं। अभी तक तो आपने समीकरण लिखना सीखा, समीकरण को लिखते कैसे हैं, किधर रिएजेंट, किस तरफ रिएजेंट लिखते हैं, किस तरफ प्रोडक्ट लिखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे
इसको संतुलित करते हैं। तो उदाहरण के अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल पे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं ना, ठीक है, H2+O2 H2O। रासायनिक समीकरण में संतुलित करने से पहले सबसे पहले सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं इस तरीके से। यानी देखिए, हाइड्रोजन के चारों ओर बॉक्स बना लिए और ऑक्सीजन के चारों ओर, और H2O यानी जल के चारों ओर कुछ बॉक्स बना लिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। इस बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। बॉक्स बनाना हमारा कैसा था? फर्स्ट स्टेप था। अब ये स्टेप 2 यानी चरण 2, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों में परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। अब देखिए, इसमें 2 तत्व थे हमारे। कौन कौन से थे हमारे? हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन थे। कौन से तत्व थे बच्चों? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे थे? H2O, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या तत्व को नोट करना है। पहले स्टेप में तो हम लोगों ने बॉक्स बनाया, ठीक है ना, चारों तरफ इसके समीकरण के इससे बॉक्स बनाया। और दूसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? तत्व को नोट करेंगे, तत्व। तो अब इसमें देखिए 2 तत्व है, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा हमारा ऑक्सीजन है, ठीक। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब अभिकारक परमाणुओं की संख्या बाईं ओर जो अभिकारक हैं उनके परमाणुओं की संख्या, तो उनमें परमाणुओं की संख्या देखिए 2 है ना। बाईं ओर अभिकारक में परमाणु संख्या, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, कितनी है? देखिए 2 है ना, और इधर ऑक्सीजन भी हमारा 2 है, ठीक। अब उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दाईं ओर है। इसी तरीके से उत्पाद में की संख्या दाईं ओर देखिए कितनी है? H2O, हाइड्रोजन हमारा 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है। यानी तत्व तो हमारे 2 हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन बाईं ओर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी, लेकिन उत्पाद में परमाणुओं की संख्या में हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो अब समीकरण 4 में बाईं ओर, अब ये हमारा थर्ड स्टेप है बच्चों। समीकरण 4 में बाईं ओर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2, जबकि दाईं ओर मात्र यथा ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अब हमको क्या संतुलित करना है? हाइड्रोजन तो यहाँ पर इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा इक्वल नहीं है। तो संतुलित करने के लिए अभिकारक में 2 हैं। अब इसको क्या करेंगे? 1 × 2 यहाँ पर देखिए, एक ऑक्सीजन से 2 को क्या हो रहा? मल्टीप्लाई। फिर ये याद रखना है कि परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व और यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते। आप यौगिकों के सूत्र को भी नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 2 से गुणा करके 2H2 लिख सकते हैं, लेकिन H2O2 नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या कर रहा है? यहीं पर क्या कर रहा है? 1 से 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये बोल रहे हैं कि आप H2O क्या है? एक यौगिक है ना। आप इसको सूत्र को नहीं बदल सकते कि आप संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? H2O2 लिखेंगे। ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये ऐसा आप नहीं कर सकते। इसको संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। 2 से गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि 2H2 लिख सकते हैं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार हो, जैसे H2+O2 अप टू H2O। ये तो हमें फिफ्थ समीकरण मिला, ठीक है। यहाँ पर फिर अब हाइड्रोजन परमाणु, अब इसमें देखिएगा ऑक्सीजन तो संतुलित हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 4, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर 2 ही हैं। तो क्या यह हाइड्रोजन संतुलित है? अब हाइड्रोजन भी संतुलित नहीं है। तो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण 5 में हाइड्रोजन संतुलित करते हैं। अब हाइड्रोजन के परमाणु आंशिक संतुलित समीकरण है ना ये, इसमें 2 हैं अभिकारक में, और उत्पाद में देखिए कितने? 4 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 2 ज़ा 4।
फिर संतुलित करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी तरीके से 4 ये बैलेंस हो जाएंगे। फिर हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए बाईं ओर 2 से गुणा करते हैं और समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं, यानी 2H2 प्लस O2 2H2O 6 है। अब संतुलित समीकरण के जांच के लिए हम समीकरण के दोनों तत्वों में परमाणुओं की संख्या संतुलित, अब ये वाला समीकरण आप देखिए तो देखिए दोनों में तत्व में परमाणुओं की संख्या संतुलित है। देखिए यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और ये जो नंबर है वो इस ऑक्सीजन के लिए भी है, ये जो नंबर है वो इस ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब ये समीकरण आपका क्या है, संतुलित है। तो बच्चों आप लोग इसको सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको अच्छे से इसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, 2 समीकरण को संतुलित करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ताकि बैलेंस इक्वेशन में हम देखें आप लोग इसको समझ पाए हैं कि नहीं। तो यहीं पर बच्चों इसको, अच्छा इसमें 1 का तो दिया है, N2 प्लस O2 का तो दिया है। ऐसा करिएगा आप Mg प्लस O2 को समीकरण को संतुलित कर कर सेंड करिएगा, ये सिर्फ 1 को संतुलित करना है, दूसरे को तो दिया ही हुआ है बच्चों इसका, ठीक है। एक समीकरण को संतुलित करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए, ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग उसको समझ पाए हैं कि नहीं। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।